अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अभी जो आप प्रोग्राम देखने लगे हैं, इसके अंदर पहले मैं और साद अपनी कुछ प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर रहे हैं, इस इंतज़ार में कि मोहम्मद जान हुसैन साहब, जो आप सबने यकीनन देखे होंगे, ईरान के अंदर तेहरान में ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं। वो मेरा ख्याल है उन्होंने कोई मुलाजमत वगैरह इख्तियार की हुई है वहाँ पे। तो अब उन्होंने वहाँ पे लाइव एक किस्म की कवरेज शुरू कर दी है कि कहाँ पे क्या सूरत हाल है, और ऑन ग्राउंड वो ज़रा बराह रास्त एक रिपोर्टिंग मिल जाती है। वैसे तो और भी हमारे दोस्त और प्यारे हैं ईरान के अंदर, लेकिन वो अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलते हैं, तो हमने समझा कि बेस्ट यही है कि उनसे बात की जाए कि जो उर्दू में बराह रास्त आपको बता सकते हैं कि वहाँ पे कम से कम तेहरान में क्या सूरत हाल है और वाइब क्या है, कितना डैमेज खुदा न खास्ता हो रहा है फ्रॉम इजरायली अटैक्स, और वहाँ पे लोगों की एनर्जी कैसी है और वो रमज़ान को कैसे गुजार रहे हैं इस मुश्किल के अंदर। उससे पहले ऑब्वियसली पहले हम अपनी ज़रा गपशप कर लेते हैं। आधा घंटे 40 मिनट है हमारे पास, तो मैंने कहा सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ एक अराउंड हफ़्ता दिस। हो गया फाइनली, पिछले हफ्ते से लेके इस हफ्ते तक। और इस हफ्ते में बहुत कुछ अनरेबल हो गया है कि गल्फ़ के ऊपर बमबारी के बाद एक हफ्ते के बाद आज ईरानी सदर ने कहा है कि अगर गल्फ़ ममालिक हमारे ऊपर हमला नहीं करते तो हम भी उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। और अचंभे की बात यह है कि रात को हमारी मीटिंग हुई है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मोहम्मद बिन सलमान के भाई के साथ, क्या नाम है खालिद उनका, खालिद खालिद बिन खालिद सलमान के खालिद साथ। सलमान। और उन्होंने रिलीज़ की बड़ी अच्छी प्रेस रिलीज़, उसके अंदर ये था कि हमारा एक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो ईरानियों को थोड़ा मतलब वी होप कि ईरान थोड़ा सा समझ आया इस बात को। डिस्टेंट का मुजाहरा करेगा। ईरानी सदर ने सुबह माफ़ी भी मांगी, उन्होंने कहा कि मतलब हम मजबूर थे वो क्या था कि वो अक्सर वैगनों के पीछे शेर लिखा होता है कि शौक नहीं सी पर कुछ सानू भी मरंदा शौक सी, कुछ जमाना भी जालिम, वो वाला या शेर। तो कुछ सानू मरंदा शौक भी सी ते कुछ जमाना भी कुछ जालिम, इस तरह हाँ का सा कुछ शेर हाँ। होता है वो। तो आई थिंक आई here we are today and we have seen the rhetoric from Peter क्या नाम है उसका, हेक्जेट। Hegseth, from Marco Rubio, from Trump himself। और सारे मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं ये लोग ना। अब आगे कह रहे हैं इंटरनेशनल लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, कुछ भी नहीं था, सब झूठ था। मामा ने हमसे झूठ बोला मम्मा यार, ये एक्चुअली इट्स अ कॉप आउट, आई डू नॉट अलाउ इट। मुझे और किसी ने और बीच में सबके बीच में ये भी हुआ कि हमारे बाबूज और हमारे सिविलियंस बैठे, उन्होंने कहा यार जंग लगी, दिहाड़ी ना ला लीजिए। उन्होंने कहा 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा दो और नाम ले लो कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो कभी बंद ही नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। जो ईरानियों ने खुद कहा कि पाकिस्तानियों को खुली जाता है कि अभी आपने अब दो आपके मुद्दे लिए छेड़ बंद नहीं दिए है। हैं, एक कि हमारी हुकूमत फ्रॉड क्यों है, और दूसरा कि हमारी इंटेलिजेंसिया भी फ्रॉडिये क्यों है। यानी दोनों लेवल पे फ्रॉडियों का आपने जिक्र कर दिया है। मैं माजरत चाहता हूँ, कई लोगों के मैसेज आए थे बहुत प्यारों के। कल हमारा वो था लाइव, जो अपना मैट्रिक्स वालों का होता है, जूम अच्छा, टाइप ना, तो 60-70 भाई वो होते हैं और वो ख़वातीन भी होती हैं। तो सारे यही कह रहे थे कि यार देखें ना, आप चले इनको लोगों को एहसास तो हो गया है, नाम लेके 6-7-8 जो एंकर और वो सारे, कि ये, मैंने कहा नहीं, ये मेरी जाती राय है, अगर इनमें बहुत मीन नहीं होना एहसास नहीं चाहता, हुआ। नहीं, ये ग्रिफ्ट है, द ग्रिफ्ट कंटिन्यूज। अब ग्रिफ्ट चेंज हो गया, अगर अब ग्रिफ्ट का एहसास एंगल हुआ चेंज हो है, गया। बस अगर अब एहसास हुआ यानी कि आपको तब भी पता था, हाँ, और अगर आपको तब भी पता था तो आप ग्रिफ्टर ही थे। रात को और ना अगर ये तब भी एहसास नहीं था और अब एहसास हुआ, इसका मतलब है कि आप निकम्मे हैं, तो आप तब भी ग्रिफ्टर बनते हैं। रात को ये फराज शरीफ ने बड़ी अच्छी ट्वीट की। भाई ये बात मुकम्मल होने दो, ऑडियंस को नहीं समझ आती है, हम कर देते हैं, मूव ऑन कर ओके, देते हैं। मुझे एक कंप्लेंट आती है कि आप लोग को बात अंदर की अपनी पता होती है तो आप मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये बताना होगा इनको कि जो अभी भाई बहन, मतलब मैंने देखा सैयद मुजम्मिल वही रोंदी बूथी बना के आके, और बिल्कुल ये इजराइल की जंग है और इजराइल प्रोसिक्यूट कर रहा है, और ये देखिए पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है BLA और उसके खिलाफ। और कहाँ गया पक्के मुंह वाला हमास बिलीनियर, हाँ कहाँ गए आयतुल्ला दी क्रेज्ड रिलीजियस फनेटिक, या जिसने अपनी अवाम को कैदी बनाया हुआ, यरगमाली बनाया हुआ। हाँ यार, इनका बस नहीं चलता था। ये मुझे लगा था मुजम्मिल अपना ब्रा निकाल के चला देगा। वो उसमें वो था ना, ब्रा बर्निंग होती थी, बहुत बड़ी चीज होती है ये मासा रेफरेंस, अमीनी वाले प्रोटेस्ट में कि वो जन जन सर जमीन जन, वो क्या वो अपने बाल भी इस तरह के अपनी गुत्ती काट इस तरह देगा काट देगा कि यार चलो ना यार, मूव ऑन। यू आर either you are a liar, either you people are liars, or you have always been grifters, or you are stupid, or you are a retard. In any Not case, stupid, you are a retard. In any case, you are relegated to the dustbin of history. Yeah. Not you as an individual. I'm sure he's a wonderful person, but जो ये लोग पूरी इस फेरिस्त को लेके चल रहे थे, इस पूरी मूवमेंट को लेके चल रहे थे, शर्म आई। तौबा ऐसे नहीं होती, तौबा होती है
मैं आई वाज रॉन्ग, ये हैंड्स अप मेरे, Yeah. ये मेरा सारा काम गलत हो गया साबित, मैं इससे बरी हूँ, मैं आइंदा इसके मैं अल्लाह ने बरात करता हूँ, फिर आप और ग्रेस आपको तब दी जाती। और इसमें ऐसे भी लोग हैं कि मैं नाम नहीं लेता, उनको मैं ग्रेस दिलवाता हूँ कि यार उनको छोड़ो यार, इस तरह कि मैं भी गुनाह का पुतला हूँ, मतलब मिस्टेक्स और वो सब इंसान हूँ ना, Yeah. ग्रेस उनको मिलती जो ग्रेस देते हैं। आपने हर बंदे को कैंसिल किया, किसी की जॉब छुड़वाई, किसी के खिलाफ कैंपेन चलवाई, किसी को यूनिवर्सिटी में नहीं बढ़ने दिया, किसी को अरेस्ट करवा लिया, किसी को जेल में डलवा दिया, किसी के ऊपर केस कर किसी के ऊपर केस करवा दिए, किसी को वैसे ही आपने ब्रिगेडियर साहब कर्नल साहब को कह दिया कि सर ये बंदा ठीक नहीं है, जरा तुम चेक करके रखा करो। किसी की फंडिंग बंद करवा दी, किसी का चैनल बंद करवा दिया। अब ये सारा आरआर करने के बाद एक डेकेड ऑफ आरआर, या ये इनफरादी तौर पर 2-3 दहाइयों से ये आरआर चल रहा है यूएसएड की मद में। अब नहीं, बदला तो चुकाएंगे लोग, और हम कम ज़र्फ लोग नहीं हैं, मजहबी तबका जनरली जो है वो भूल जाने वाला, तौबा तायब कर देने वाला है। बट इसमें अब जाके मामड़ी नहीं बन जाना आपने। हाँ, आपने मुझे ऐसे तो खट्टा सा मुंह बना के ना मामड़ी नहीं बनना। मुझे तो सुबह से इतना गुस्सा चढ़ा था, वो एक मतलब पिछले 20 साल का अगर हम एनालिसिस करें इन जनरल, और पिछले 2 साल अक्टूबर 7 से लेकर अब तक किस तरह की रेटरिक हमने सुनी है यहाँ पर। बाइकआउट नहीं करना क्योंकि आपके लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सॉरी, वो क्या होता था, वो डायलॉग क्या उसका, क्या वो अगर हम बाइकआउट कर देंगे तो फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होगा? हाँ, ये that was the byline, that was the entire byline, dude. वहां पर 2 साल, and it wasn't even the practical arguments that pissed me off. कुछ भी It was the moral arguments. Yeah. कि you in your high throne, तुम उस गरीब मिडिल क्लास bitch, shut up. तुम उसके ऊपर से गाड़ी गुजारने को और अब तैयार ये हो सारे जाओ। लोग किधर हैं जब पेट्रोल में रातों रात 55 रुपए दफा हुआ है? ये लोग कहाँ हैं? मैंने किसी को सीना पेट से नहीं देखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है? कौन ये मतलब वहां पर लोग रात को 3 बाबू, एक औरंगजेब साहब, एक इसाफ्तार साहब और एक परवेज मलिक का बेटा। औरंगजेब साहब जिनको वो अबूजर शाद औरी कहते हैं, अबूजर शाद यार, वो हमारे सबसे मतलब वो जज्बाती HBL से आए हैं, वो HBL से आए हैं, वो जो 5 साल का लगाएंगे टने और अच्छी दाढ़ी लगाएंगे और 5 साल बाद दोबारा HBL या किसी और बैंक में जाके चले। नहीं, आप मुझे कह रहे हैं कि ये लिबरल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक से निकलने वाले इकोनॉमिस्ट जो हैं ये मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते? सैडली नहीं चाहते। What? यार आतिफ मियां का अगर मैं 11वां इंटरव्यू कर लूं और तीनों आतिफ मियां को मैं अगर सर ऐसे ना मक्खन लगा के आम करके खा जाऊं, यार कभी उसको मक्खन के टोस्ट पे डाला होता है आतिफ मियां को, कभी बिरयानी की प्लेट पे डाला होता है, पर आतिफ मियां से हम कर लें इंटरव्यू। और तीनों पक्के मुंह से झूठ बोल रहे थे और ये पुराने किसी बेटे इकोनॉमिस्ट हम ले हैं अपने। और जियो से लेके ARY तक किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने ये पूछा कि सर आपके पास 28 दिनों का स्टॉक था, आपने उस स्टॉक के ऊपर 55 रुपए लीटर इंक्रीज क्यों कर दिया जो स्टॉक आपके पास पहले मौजूद था? और आपकी no one dared to ask that question. No. Right? That you bought at previous prices. और अब जंग लग गई है तो वो सारा अब सारे अब मतलब फ्रॉम मुजम्मिल फ्रॉम ऑल दिस गाइस मुजम्मिल ने कहा कि आप तो थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ गया और आप लोग इस समथिंग दिस इफेक्ट ही सेड कि आप कितनी और लड़ाइयाँ लड़वाना चाहते हैं पाकिस्तान से, कितनी और जंग लड़वाना चाहते हैं? मेरी जो रिसर्च टीम है और मेरे जो साथी हैं, जो एडिटर्स हैं, हमारे सलमान साहब हैं, इन सबको ये ख्याल और गुमान है और कुछ मुझे भी है कि शायद सोशल इश्यूज पे, मुल्की मसाइल पे, इंसानी मसाइल के ऊपर मैं अच्छी बात कर लेता हूँ और मुझे थोड़ी सी दस्तरस है। तो इन सब की पुरजोर फरमाइश है एंड स्पेशली आप चाहने वालों और प्यार करने वालों की भी है, क्योंकि कुछ जो मेरी वीडियोज वीलॉग्स बने और जो रील्स बनी वो बहुत वायरल हुई, बहुत पसंद की गई। तो ये मुझ पर एक दबाव है, एक ख्वाहिश है सबकी तरफ से जिसके आगे मैं सर तस्लीम खम करता हूँ। अनकरीब आप मेरी वीडियोस को सोशल इश्यूज के ऊपर मुझे बात करते हुए, मुल्की मसाइल पे बात करते हुए, अनसंग हीरोज़ के बारे में, ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, जो हमारी तारीख, हमारी विरासत, हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, उन पर बात करते हुए आप देखेंगे। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं मतलब। और पिछले मैं वो कह रहा हूँ 2 साल तक इलेक्ट्रिक थी और पिछले 20 साल वो तुर्की के अंदर एक कुर्द प्रोफेसर किताब लिखता था, उसका टाइटल होता था री ओपनिंग मुस्लिम माइंड। सुभान अल्लाह। ठीक है, फिर टाइटल होता था व्हाट वेंट रॉन्ग विद इस्लाम, हाउ टू क्योर द रेडिकलाइजेशन। फिर एक वीडियो आती थी क्लेरिसा वार्ड की, Who are the Kurds? किसी ने वो इट्स लाइक
क्लॉकवर्क क्लैरिसा वॉर्ड लगता है किसी ना उसमें उन्होंने लव द लेडी एब्सोल्युटली बाय द वे एब्सोल्युटली अडोरेबल टू मी। वो हर जगह जाके खड़ी होती है जहां पहन के दांत निकाल के अपने के व्हाट्स गोइंग ऑन, तालिबान गोलियां चला रहे हैं अफगानिस्तान में भी फ्रॉम पैलेस्टीन सीरिया व्हाटएवर राइट, शी इज लाइक द नंबर 1 लाइक ऐसा टोकन रखा हुआ है, टोकन अडोरेबल एब्सोल्युटली लव हर टू डेथ। ठीक है, मेरे लिए वो जंग पूरी नहीं होती तब तक मैं क्लैरिसा वॉर्ड को, क्रिस्टियन अमनपुर को ना देख लूं, क्लैरिसा वॉर्ड को ना देख लूं, उसको ना देख लूं, वो जो घिसा पिटा हुआ निकालते होते हैं ये यार, वो जो फ्री ज़िक्रिया, ये 3 4 5 इनके टोकन में ना देख लूं तो मेरे दिल में ठंडक नहीं पड़ती, मैं यही नहीं बात हूँ। क्रिस्टियन अमन उसकी टाइम क्या वीडियोस आना शुरू हो गई हैं क्लैरिसा वॉर्ड की, क्या हु आर द कर्ड्स, व्हाट इज अ कर्ड, वेयर डू द कर्ड्स कम फ्रॉम। वो वीडियो बना रही, कल रात उसने वीडियो लगाई कि कुर्दों की ईरानियन एक बैक कुर्द मिलिशिया की ना, ईरानियन कुर्द मिलिशिया की इराक में उन्होंने 70 लैंड क्रूजरें खरीदी हैं। ओ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो यानी इसका क्या मतलब है, मैं अभी एक टोयोटा डीलरशिप वालों से बात कर रही थी इराक में, इधर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट चल रही है वहां पे। यू मीन टोयोटा डीलरशिप, यू मीन स्टेशन कमांडर सीआई वहां पे जो तुम्हें टोयोटा की डीलरशिप तक लेकर गया था कि यार ये गाड़ियां हम इनको दे रहे हैं, इतनी आर्मर्ड उसके अंदर वो होगी, यहाँ पे गन लगेगी उसकी। अच्छा तो मतलब मैं वही कह रहा था कि पिछले 20 साल इन लोगों को हमने बनाया है अपना एक बड़ी दुखी बात बताई किसी ने, क्या, जब ये हमास, मैंने ये जिक्र किया ना, लोगों ने कहा कि यार चले अभी लोग अच्छी बात कर रहे हैं तो उनको माफी दे। मैंने कहा यार माफी उन्होंने क्यों तो बात नहीं की थी जो आए हमारे दोस्त कराची से। नहीं अच्छा। जूम में अच्छा नहीं कराची वाले दोस्त हमारे कभी भी नहीं, वो खुद अपने आप को बड़ा मोहसिस रखते हैं, हमें वो शायद देते हैं उनको और लड़ो इनसे। अच्छा वो उन्होंने कहा कि साहब ने कहा जूम में कि देखो वो इशारा, तो मैंने हमास वाला जिक्र किया कि ये हमास वाले बिलियनर सारे ये, तो अब जनाब कहेंगे KFC वालों को ज्यादा अब कहेंगे और ये साहब फलाने साहब ये 55 रुपए पेट्रोल क्यों लगाया जा रहा है, ये पूछेंगे। अब इनको मैं क्लैरिसा अवार्ड दिखाऊं हु इज द कर्ड्स, तो मैं साथ अगर उसमें ब्रैकेट में सवाल पूछ दूं हु आर द बलोच, मुजम्मिल साहब हु आर द बलोच, या नहीं और तो मतलब वो जैसे कोई, फिर एक मुझे साहब का आया कि यार वो उस दिन शहजाद गियास प्रोग्राम में कह रहा था कि यार सारे जो बूमर्स हमें कंस्पिरेसियां सुनाते थे वो सच थी। अब किस किताब में लिखी है यार, पहले मुझे किताब ला के दिखाई जाए तो फिर वो बूमर्स नहीं और भी बहुत लोग बताते थे, और ये कहता था ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। तो वो भाई ये लोग 1 साल पहले तक 6 महीने पहले तक 7 अक्टूबर तक कर लें आप, ये हकानी की किताब ले घूमते थे डिन्यूक्लियराइजेशन वाली। और आज यही लोग ट्वीट कर रहे हैं कि एक्चुअली इमरान खान न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ था, एक्चुअली इट्स इमरान खान। अच्छा अरे यार मरासियों को एक लाइन तो टो कर लो यार। हम इस वक्त इतना बड़ा पत्थर, कितना बड़ा पत्थर दिल पे बांध कह रहे हैं कि ठीक है अफगानिस्तान हमारे भाई है लेकिन हम लड़ेंगे उनसे, एक प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। यार एक प्रिंसिपल बाई लाइन नहीं है इनके अंदर, एक प्रिंसिपल फॉलो थ्रू नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है इनके अंदर जो ऐसे वो बात करे। अब वो चले छोड़े, मैं अगली बात नहीं करता ऐसी। हुसैन हक्कानी का मतलब क्या था, किताब का नाम था रीइमेजिनिंग पाकिस्तान, और उसके तर्ज पे फिर कॉन्फ्रेंसें भी हुई, ट्रांसफॉर्मिंग अ डिसफंक्शनल न्यूक्लियर स्टेट। सुभान अल्लाह। अच्छा फिर इसकी एक और किताब का नाम था पाकिस्तान बिटवीन मुल्लास, बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, राइट। मैंने रात को ये फराज शरीफ की पोस्ट पढ़ी, मैं पोस्ट पढ़ता हूँ पहले। उन्होंने कहा मुस्लिम गोट एन ईयर फुल फ्रॉम द जुडियो क्रिश्चियन वेस्ट फॉर द लास्ट 3 decades or so फॉर आवर क्रीपिंग शरिया radicalism and fanaticism with perplexed academics and media pundits asking what went wrong with Islam and making lucrative careers। मतलब गांधी साहब वगैरह पैदा हुए, हुसैन हक्कानी डायरेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट, एक वो मिल गया किसी को, मुस्तफा आई को, गांधी साहब, थिंक टैंक मिल गया किसी को यूट्यूब चैनल मिल गया किसी को सिस्टर उस्मा रूमी लेट आई है भाई, बहन आज से 20 साल पहले आना था। अच्छा ओवर ल्यूक्रेटिव कैरियर्स सारे यार क्या नाम है उनका, वो जो सैम हैरिस वगैरह, वो तो हरामी थे, इधर हमारे जोकर हमने पैदा, खैर छोड़ो, हारिस सुल्तान वगैरह। ल्यूक्रेटिव कैरियर्स आउट ऑफ फियर मॉन्गरिंग ओवर अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। अब आगे वो लिखती हैं, वेल इट इज आवर टर्न टू आस्क व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर जुडाइज्म, why is Israel so bloodthirsty and why is Christian America providing cover for it, celebrating genocidal mania, land theft, rape, ethnic cleansing and these modern civilized value of the West? What will West do to save itself
from इसके creeping आपको Zionism. जवाब आपको भी पता है, If these are shining markers of civility and modernity, we Muslim want nothing to do with it. जवाब आपको भी पता है Obviously, this essentialist, sensationist rhetoric above is part tongue in cheek and is meant to elucidate how most Muslims feel for the greater part of 20th and 21st century. The hypocrisy is stifling. जवाब आपको इसका पता है, deep pockets. Deep pockets. You know, ये enjoy करें सर अब आप. Yeah. So essentially what auntie has said, is this the same Farah auntie that we interviewed? Yeah, we'll be interviewing. We've been trying for a while. Yeah. रमजान के बाद this जो point है आंटी का is basically के हमारी ठीक ठाक में आम तर्जमा कर देता हूँ, हमारी 30-40 साल बजाई, हाँ बजाना इज द वर्ड, कि इस्लाम के साथ क्या गलत वहां पे बजाई, यहाँ पे बजाई, लाम से प्रोफेसर निकले, जीसी से निकले, कराची यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी निकले, कायदे आज़म से निकले, उन्होंने बजाई, उन्होंने टीवी भी आके बजाई, उन्होंने मौलवियों को सामने बैठा के बजाई, उन्होंने मौलवियों को लिटा के बजाई, ठीक है, कि बताओ हिलते क्यों नहीं हो, उन्होंने फेक वीडियो दिखाई तालिबान की, क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम सारे तुम कुसकते क्यों नहीं हो, why all terrorists are Muslims, why all Muslims are not terrorists, we immortalized it in our the dumbest movie we ever made. Yeah, there are 2 retarded movies जो पाकिस्तान ने बनाई हैं. How did you know, by the way? एक वार है and the other one is खुदा के लिए. These are the 2 most retarded pieces of film मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखी है, and I am a मैं साइको फिल्म बफ हूँ, मगरबी फिल्म का. These are the most retarded film जो मैंने जिंदगी में देखी हैं, वार और खुदा के लिए. हमने immortalize किया इस जुमले को. It was a think piece. सिनेमा से लोग निकले सोचने के लिए कि यार वाकई में सारे दहशतगर्द मुसलमान की होते हैं, ठीक है, एंड मैं 13-14 साल का, मुझे सिनेमा लेके गए दिखाने के लिए ये स्कूल वाले कि देखो ये बेटा, देखो ये मसला है इस्लाम के अंदर, ये दहशतगर्द, ये इस्लाम के अंदर कुछ इनहेरेंटली इस्लामिक थॉट के अंदर ऐसा है. और आज का दिन है कि हमजा अली अब्बासी को ना मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया. और अल्लाह देखो कैसे आपके काम निकालता है, वो ही जाके गांधी साहब के पास पहुंचा. या उसने It was him, because I was like, what the hell is this guy depicting? Like, what is going on here? Yeah. Like, कौन सी planet पे ये हो रहा है? As a child I knew this. मेरे साथ एक खैर लंबी बात है, बजाई, टका के बजाई, 30-40 साल बजाई के शरीयत आपकी बारबरिक, आप वो हमारे लिबरल इंस्टीट्यूशंस को आपको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, इस्लाम को रिफॉर्म करना पड़ेगा इस्लाम को. भाई अभी तक भाई वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सर सैयद अहमद खान का पाकिस्तान कहाँ है, और यार स्टॉप. अभी तक उस्मान रमी साहबा लगी हुई हैं, और वो बस कर दो यार. उस्मान रमी बड़ा थिंक नहीं बिगर देन हर, मोर इम्पोर्टेंट पीपल देन हर, या कि वो एक्चुअली हमने सर सैयद का पाकिस्तान आना था. तो देखो अब देखो वी शुड लर्न फ्रॉम इजराइल. कहाँ गए वो लोग जिन्होंने एग्री डिपार्टमेंट खोलने थे इजराइल के यहाँ पे, जो फार्मिंग उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से चुराई हुई है, ड्रिप फार्मिंग जो अपने और थर्मोपोनिक्स की और वो हाइड्रोपोनिक्स की और सॉरी वो पर्माकल्चर की, वो ऑस्ट्रेलिया की है भाई. वो जो इजराइल ने इनोवेट कर दिया. मुबशिर लुकमान साहब आए ना सर, प्लीज, आपने हमें फार्मिंग सिखानी थी. अजीब आदमी है अहमद कुरैशी. सर आपने हमें बताना था डिफेंस पैक्ट्स कैसे बनेंगे, इजराइल टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेगी. सर वो इजराइल ने हमारे लिए वो जो गंदी वीडियोस बनाने वाला पेगासस था, वो काफी नहीं और भी थे उन्होंने अभी. अच्छा, तो ये जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं यार, हकस्टर्स एंड फ्रॉड्स. कोई इसमें मैंने सारा स्पेक्ट्रम किया. नजरियात वाले थे, एंटी मजहब वाले थे, ये न्यू एथिस्ट टाइप के, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सो कॉल्ड थिंक टैंक्स, सो कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेशनल सिक्योरिटी एंड पता नहीं केड़े IR एस्पिरेंट, CSS एस्पिरेंट, यानी वो पूरी इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स. एंड दिस इज अबाउट, मुझे अच्छी तरह याद है मेरी एमफिल क्लास से इंटरनेशनल लॉ की, और वहाँ पे ना आप स्टार्टेड प्रोफेसर डबल PhD, और मैंने उसको सिर्फ ये कह दिया, मैंने कहा सर ये इंटरनेशनल लॉ का ढकोसला है ना, ये ढकोसला है, असल चीज़ पावर होती है. एंड उसका चेहरा सुर्ख हो गया, और वो कहता है ये सिर्फ चैलेंज है, फ़लस्तीन कश्मीर, दीज आर जस्ट चैलेंजेस फॉर इंटरनेशनल लॉ, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स. हाँ, दीज आर जस्ट चैलेंजेस एंड वन डे वी विल सॉल्व इट. मैंने कहा सर ये कोई चैलेंज नहीं है, ये उसका रिजल्ट है. ये उसका एंड है. एंड दिस वाज हैपनिंग इन लाहौर यूनिवर्सिटी. और इस तरह के प्रोफेसर भर्ती किए हुए थे. हाँ, और इस तरह के प्रोफेसर भर्ती किए हुए थे आपने थोक की तादाद में. ठीक है, फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी टू पेशावर यूनिवर्सिटी टू कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी टू एवरीवेयर, दीज वल्चर्स. इट इज अ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन
जो ज़ायनिस्ट ने पुल ऑफ किया, नियोकॉन्स ने पुल ऑफ किया, उन्होंने आपके बच्चे बच्चियों को उठाया और कहा, जिस तरह वो ऑटोमस मुजरे नहीं करवाया करते थे। बड़ी खौफनाक बात ऑटोमस की, मैं आज बताता हूँ आपको ये बात, कि जो ये कमज़ोर कौमों के बच्चे होते थे ना, उनको नाचने गाने वाला बना दिया करते थे वो फौज में जो भर्ती नहीं होते थे। बड़े ऑटोमस ने बड़े कारनामे किए हैं, मैं नहीं बताता, लेकिन ये क्या होती है, ये एक्चुअली ह्यूमिलिएशन का हिस्सा होती है। इन्होंने आपके लड़के लड़की लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से, उन्होंने कहा इनमें से मैं गे भी निकालूंगा, मैं ट्रांस भी निकालूंगा, मैं इनको नचने वाला भी बनाऊंगा, एक आधा बाइसेक्सुअल भी निकालूंगा, ये देखो मैं इनकी गंदी वीडियो भी रिलीज करवाऊंगा, ये आएंगे, ये रोड स्कॉलर बनेंगे, ये शिवलिंग स्कॉलर बनेंगे, फुल ब्राइड बनेंगे, ये यहाँ के नाचेंगे, मैं इनको ट्वर्किंग सिखाऊंगा, मैं सब कुछ दूंगा इनको, मैं इनको माया एंजेलू और फलाना और फिफ्थ वेव फेमिनिज्म, और देखो ये सिल्विया प्लैथ है कि तुमने अब खुदकुशी कैसे करनी है, अब खुदकुशी तक पहुंचना कैसे है, मतलब हर किस्म की नाइलिज्म, स्पिरिचुअल डेथ इनको मैं दूंगा, वल्गैरिटी, सेक्सुअल लिबरेशन के नाम पे मैं इनके मॉरल्स को इरोड करूंगा, सब कुछ किया उसने आपका ये ह्यूमिलिएशन रिचुअल थे। वॉर ऑन टेरर के अंदर इट इज नॉट अ सर्कमस्टांस, इट इज नॉट अ एक्सीडेंट कि बेगम नवाजिश टीवी पे बैठ के आपको लेक्चर करता था अबाउट, आपके टॉप पॉलिटिशियन बैठते थे उसके सामने, इट वाज अ ह्यूमिलिएशन रिचुअल एंड यू आर ह्यूमिलिएटेड। अमेरिका ने ना कक बनाया आपको, और हमारी कौम बनी, हमारी कौम ने ककरी में एंगेज किया, उन्होंने बाय द बॉल्स पकड़ा आपकी कौम को, यूनिवर्सिटी में आए, पहले बच्चे के स्निप किए, ठीक है, औरत की वो कराई, डबल मेस्टेक्टमी करवाई, कि अब ये नापैद है, नाकारा है, दे आर नॉट अ वुमेन, दे आर नॉट अ मैन, दे आर कक्स, ये हमारे गुलाम है। सेक्सुअलिटी को टारगेट किया, मुल्ले को बाहर मारो, सोशल इंस्टीट्यूशन है, बुर्ज है, मुल्ला बुर्ज है, सोशल इंस्टीट्यूशन पैक करके रखा हुआ उसने, उसको जमीन में गाड़े रखा हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है, मुल्ले को बदनाम करो, मजहबी तबके को उड़ा के दिखाओ। उन्होंने आपकी घरेलू मसाइल में झांक के देखा, उन्होंने एनजीओ बनाया सास बहू के लिए, उन्होंने एनजीओ बनाया फार फ्लंग खेतों में काम करने वाली जनानी के लिए, उन्होंने हर चीज़ बनाई, और उन्होंने आपको कक किया है 30-40 साल, और अब आप इतने काकट हैं कि आपको लगता है कि आपकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं। आज मैं देखता हूँ लोग अफगानिस्तान पे तनकीद कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में कि जैसे वो हमारी पर्सनल वैल्यूज़ हैं। इनको मैं बता दूं कि पंजाब और सिंध के अंदर सन 60 से 70 के अंदर औरतें शटलकॉक बुर्का पहनती थी, तुम्हारी दादियाँ नानियाँ, हमारे बहादुर में पहनती थी यार, दादियाँ नानियाँ हमारी पूरे पंजाब में, सिंध में पहनती थी शटलकॉक, जिसको आप कहते हैं, वो जो जाली वाला बुर्का होता है। आई थिंक ही इज हियर, जॉन हुसैन, इफ इन 5 मिनट्स आप उनको एंगेज करें ना जॉन साहब को, वो आगे सिस्टम उनका चलाएं, तो उतनी देर में हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। हम ये आखिरी पॉइंट में जरा भाषण दे सर, साड़ निकालना क्यों जरूरी है, और इसमें मैं कहूँगा कि अहले तशरीह कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी बिट्रेयल है कि उनकी लिबरल इंटेलिजेंसिया ने हमेशा इस्लामी नज़रियात को, इस्लामी फ़िक्र को ठट्ठे में, मिजाह में, एक मैस कॉमेडी में उड़ाया। आज अपने पे आई है, आज भी जितने ट्रांसजेंडर हैं वो ईरान का वो लेकर, अरे यार ईरानी मुल्ला ने फतवा दे दिया था हमारे सरमत कुरान की आयतें लगा रही ट्विटर पे, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मारवी सरमत तो ये तो गालियां दे देती थी मौलवियों को टीवी पे, यार ये क्या हो रहा है। तो पॉइंट बीइंग, जब अपने पैर पे आती है आपके, तो अब सब कुछ सीधा हो गया ना जहन में, वो हम तो शहादतें देनी है, और ईरान और इनकलाब और इत्तेहाद जिंदाबाद, सुन्नी शिया भाई भाई, वो सारे जितने भी सुर्खियत है जो सारी जिंदगी एथियस्ट टॉकिंग पॉइंट पैडल करते रहे हैं, वो कह रहे थे कि ये तो रिलीजियस, अब वो बस एक कदम आगे हुसैनियत है ना, नहीं अब वो एक कदम आगे तो हुसैनियत है भाई, ये क्या बात होगी यार। उन्होंने देखा ना कि ट्रम्प मजहबी आदमी है, ये एक रिलीजियस वॉर है, बुश भी था, रिलीजियस फैनेटिस्ट, सारे रिलीजियस फैनेटिक्स हैं जी। तो हमारे वाले रिलीजियस फैनेटिक्स इधर हैं, उनको तो हमने मार दिया, लोहे को लोहा काटता है, लोहा साला किधर है, जमीन में काट दिया हमने, उनको तो हमने मार दिया, मार के आज तक कोई बात नहीं करता कि हमने कितने अपने साथी कीमती फाइटर मारे, मुजाहिद हों, वाज हों, आलिम हों, हमने मारे, हमने जेल में डाले। आज आप क्यों अफगानिस्तान से क्यों बिगड़ी हुई है आपकी, वो दे आर क्रेजी और यू आर क्रेजी और यू आर बोथ क्रेजी। I think both have been driven crazy. हम कक्वे बहुत आर क्रेजी, वो आ जाओगे, हम ककरी के थ्रू क्रेज हुए, और उन पे जुल्म, इतना जुल्म हुआ कि उन्होंने कहा बस ठीक है, अब बस अब देखी जाएगी, वो दे हैव बिकम अ फैनेटिक फोर्स, और आप जो हैं वो ककरी से बाहर नहीं आ रहे अपनी। I guess this was यार दी ऑडेसिटी यार, मुझे एक मतलब मैं कहना नहीं चाहता, लोग कहेंगे बड़ा ही मुल्ला फंडामेंटल आदमी है, अंदर तो होता है, सब छुपा होता है हमारे दिलों में, नंगे सर, अल्लाह रसूल की कोई बात नहीं पता, वो लेडीज क्या बहस कर रही होती हैं कि is here, you can listen, अच्छा चलें,
म्यूट है। नंगे सर ऐसे जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट हमारे अकाउंट वो आके लेडीज बताती हैं कि ये ख्वारिज हैं हाँ। और हम इस्लाम की मनहज पे हैं, मनहज लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ। मैं कहता हूँ यार या ये क्या रमज़ान शो चल रहा है मेरे सामने, तो ये एग्जैक्टली क्या गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे? 20 ईयर्स टू लेट। इसलिए वो पोस्ट जो फराज शरीफ ने की थी ना कि अब हमने ये सवाल पूछना है इन लोगों से, इन लोगों को सामने बिठा के नहीं इन लोगों से पूछना है कि भाई किधर एंटीसेप्टिक सवाल मत पूछिएगा। ला, ओके आई गेस ही इज हियर फ्रॉम तेहरान, सो लिसन टू हिम। हाँ I'm out. साथ भाई जा रहे हैं अब। जी अस्सलाम वालेकुम। बीच में शो कट गया था जैसे कि आपको पता है। पहले मेरे साथ साहब डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद जान हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मोहम्मद जान साहब सर, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। भाईजान आपकी वो रील वगैरह देख के सब जो हैं वो बराह रास्त देख पा रहे हैं कि भाई तेहरान में क्या हो रहा है, वो भी उर्दू ज़ुबान के अंदर। जी कराची के हमारे भाई हैं, बहुत बहुत तो शुक्रिया। कराची वाली आदत अमन भाई, उन्होंने छोड़ी नहीं। जॉन है सॉरी जॉन मैं जान मजाक से मैं आपको मोहम्मद जान कह रहा हूँ ना, फारसी में कहते हैं आपको मोहम्मद जान। खूब है खैली, खूब है खैली माशाल्लाह। हाँ ऐसा ही है। तो ये कराची वाले भाई हैं, शपाटर हैं, आदत छोड़ी नहीं। अब तेहरान की गलियों में मटर गश्ती कर रहे थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह खुश रखे इनको। और ये वहाँ से जो बराह रास्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अहम है इस्लाम के अंदर। ब्रदर क्या हाल है, क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं तो ठीक हूँ। अगर जनरल सूरत की बात करें तो वो तो जाहिर है बॉम्बिंग्स भी हो रही हैं यहाँ पे, और एक जाहिर है एक सेंटिमेंट ये भी है कि क्योंकि बहुत सारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी, मिलिट्री लीडरशिप को तो इन्होंने टारगेट किया ही किया, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी किया, लेकिन बहुत सारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तबाह किया है। पुलिस स्टेशन के ऊपर जब इन्होंने अटैक किया तो उसके आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको एज अ कोलेटरल ले गए। ये हॉस्पिटल्स, 21 हॉस्पिटल्स के ऊपर इन्होंने अटैक किया। रेस्क्यू जो एड की वो है ऑर्गेनाइजेशन, इदारा है रेड क्रिसेंट सोसाइटी, उसके ऑफिसेस पे भी मारा। उनकी जो भी रिसोर्सेज हैं उनके डिपोज पे मारा। फायर ब्रिगेड की जो डिपोज हैं उन पे भी मारा। मेट्रो स्टेशन जो कि एज फ्यूचर शेल्टर पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं उस पे भी इन्होंने मारा। आजादी स्क्वायर के ऊपर और स्टेडियम के अंदर जो शेल्टर पॉइंट, स्टेडियम जो शेल्टर पॉइंट के तौर पे यूज हो सकता था, उसको भी इन्होंने मारा। अब पूरा ग्राउंड जो है वो समझ में आ रहा है कि ये ऐसा बना रहे हैं कि आगे जाके या तो कोई ये जो मैसिव स्केल पे जो बॉम्बिंग शुरू करेंगे इससे भी ज्यादा इंटेंसिफाई होगी। क्योंकि ऑल्दो बॉम्ब्स गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है वो शोले बरस रहे हैं। मैंने इसीलिए वीडियो भी बनाई। और ऐसा भी नहीं है एट द सेम टाइम कि लोग बंकरों में हैं, तो रिजॉल्व लोगों का बड़ा स्ट्रांग है। बट एट द सेम टाइम ईरान चूंकि 1.6 मिलियन किलोमीटर का एक एरिया है और इतना बड़ा मुल्क होने के नाते 31 में से 20 प्रोविंसेस के ऊपर जो ये चीजें हुई हैं उसमें इम्पैक्ट आपको ज्यादा नजर नहीं आएगा यूजुअली, लेकिन नजर आएगा भी उन लोगों को जो उन स्पेसिफिक इलाकों के अंदर रह रहे होंगे। अनलाइक इजराइल जो कि 22,000 किलोमीटर की ज़ायनिस्ट एंटिटी जो ऑक्यूपाई करके बैठी हुई है फलस्तीन के ऊपर। एक बहुत खूब आपने अच्छा फरमाया कि ये वाजे कर दिया कि ये जिस तरह यूरोपीय बम्बार्डमेंट थी जर्मनी की या ड्रेसडन की, जिसको फायर बॉम्बिंग बहुत मशहूर है कि चूँकि वो बराह रास्त जो है वो जर्मन फ़ौज से, और इस केस में ईरानी आर्टिलरी फायर के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे या उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के साथ, तो हदफ ही बना के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो जो एक तस्वुर है ना कि जैसे कि कोई इंटरनेशनल रूल्स और कोई जिनीवा कन्वेंशन के तहत कोई इंगेजमेंट हो रही है, ये बात वाज़ेह है। आपने बड़ी अच्छी बात कर दी कि देर मेकिंग श्योर कि कोई ऐसी फैसिलिटी बाकी ना रहे जहाँ पे लोग पनाह ले सकें। ये बहुत मेट्रो स्टेशन ईरान के मशहूर हैं। बिल्कुल। और डबल टैप, अमन भाई, डबल टैप स्ट्राइक, मतलब ये नहीं कि एक दफा मार दिया तो मार दिया। जहां भी ये हिट कर रहे हैं, अब जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है वो डबल टैप स्ट्राइक्स का शुरू किया है। डबल टैप स्ट्राइक्स मतलब आपको पता ही है ना कि एक दफा आपने हिट किया, रेस्क्यू टीम्स अंदर गई लेके उसको बचाने के लिए या देखने के लिए, और फिर दोबारा हिट किया। तो इट इज प्लान्ड मैस स्केल पे आवाम को एग्जॉस्ट करना, इनके रिजॉल्व को तोड़ना और इनके स्पिरिट को तोड़ना। आई थिंक ये चीज प्लान की हुई है इन्होंने। तो मैस डिमोरलाइजेशन जो है वो इन्होंने आई थिंक प्लान की हुई है कि आवाम को किसी तरीके से जो इनका स्पिरिट है उसको तोड़ा जाए, और आगे जाके हो सकता है कि जब इनके जो कुर्दी और मुजाहिदीन खल्के या ग्राउंड फोर्सेस भी चले अगर आती हैं, तो उसके लिए जो है वो ऐसा ग्राउंड बना हुआ हो कि इनको कोई रुकावटें बीच में ना फेस करनी पड़े। देखें, वही बातें जो ये करते थे, अब इनको रियलाइज हो गया कि जुल्म हो रहा है ईरान के अंदर, प्रोटेस्टर बाहर निकले हुए और खवातीन को जो है वो डंडे मारा जा रहा है। खुद से अब इन्होंने देख लिया कि जो बातें इन्होंने की, पूरा जाल बिछा के, पूरा जो इन्होंने नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के फंडेड किए हुए इदारे
उससे नंबर लिया, और फिर जो इन्होंने आगे जाके यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया के जो इदारे हैं, उनके थ्रू इन नंबर्स को 164 लैंग्वेजेस में और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है इसको आगे डिसेमिनेट किया। तो अब इनको रियलाइज हो रहा है दिखाने के लिए कि ओ सॉरी, हमें तो लग रहा था कि यहाँ पे लोग आ जाएंगे बाहर, लेकिन लोग आए नहीं। तो अब किसी तरीके से आई थिंक अब गोल ये है कि ईरान को या तो एनार्की में रखा जाए आगे जाके काफी टाइम तक, या तो इसको किसी तरीके से बाल्कनाइज करने की कोशिश की जाए, जो भी ग्रुप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे वो होंगे। तो आप मुझे कह रहे हैं कि अमेरिकन फोर्सेस औरतों के हकूक के लिए नहीं वहाँ आ रहे? ये आप बहुत मुझे बार आप हैरान कर दिया, अचंभा हो रहा है आप आपकी देख बात तो लें, सुन के आप मुझे। देख लें इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम और लाओस और कैम्बोडिया तो खैर, बॉस्निया हर्जेगोविना और गौतमाला से लेकर जितने भी मुल्क हैं, सबकी खवातीन को और बच्चों को इन्होंने माशाल्लाह उनके ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड किया है। तो नहीं, हमारे बट सामने इसमें ही है। अगर आप, मैं एक नोट करना चाहता हूँ, अगर आपने यूज़ ऑफ एआई अगर देखा हो ट्विटर पे, तो पर्टिकुलरली ईरानी ख़वातीन को सेक्सुअलाइज करने में कोई नया ख़ास ही किरदार उन्होंने अदा किया है, जैसे इससे पहले मैंने नहीं देखा था। क्योंकि जो ईरानी डायस्पोरा है वो बड़ा एक यूनिक फिनोमेनन है कि वो खुद से अपने आप को सेक्सुअलाइज करवा रहे हैं कि नहीं हम हैं सेक्सुअल बीइंग्स और हमारी जान छुड़ाओ इन मौलवियों से। और उसके अंदर मैंने एक बड़ी खौफनाक वीडियो देखी, एक एआई वीडियो किसी ने बनाई हुई थी, पता नहीं वल्लाह आपकी नज़रों से गुजरी कि नहीं गुजरी। एक अमेरिकन इस तरह के ट्विटर कमेंटेटर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब ये औरतें आज़ाद होगी तो ऐसे होगा। तो वैसे खंडरात के, कुछ महल के खंडरात के मनाजिर हैं, और उसके अंदर ना ईरानी ख़वातीन बहुत बरहाना टाइप हालत में बिकिनीज़ और इस तरह पहने हुए, जो पुराने ईरानी झंडों के रंगों में है, और वो मौलवियों को मार रही हैं, वो उनको कुट रही हैं, और म्यूज़िक लगा हुआ है, माहौल बना हुआ है। तो मैंने ऐसे ही देखा कि यार ये जैसे वो आर्ट इमिटेटिंग लाइफ या लाइफ इमिटेटिंग आर्ट वाली बात है कि यार ये तो खुल के सामने आ गया कि नहीं हमने खोलना है ओनली फैन, हमने यहाँ पॉर्न इंडस्ट्री खड़ी करनी है हमने यहाँ पे। क्या मतलब ईरानी ना करते हैं इसको? ये जो बाहर बैठे हुए हैं, ये जितने भी शाह के जमाने के भागे हुए लोग हैं, ये सारे वही लोग हैं जहां शाह का जो, मैं आपको बताता हूँ शाह का ईरान क्या था और ड्रीम ईरान इनके लिए कैसे। शाह का ईरान वो ईरान था जिसके अंदर इकोनॉमिक एलिट्स इतनी माशाल्लाह इतनी बेहतरीन थी, $1 बिलियन की तो एक दिन पार्टी थ्रो कर दी थी शाह ने। तेल जो था वो, जो भी आपको पता ही है कि उसका ब्रिटिश पेट्रोलियम जो उस वक्त एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी थी, सारा पैसा तो वो, प्रॉफिट तो वो रखते थे, और बाकी जो बच्चा कुचा था वो एलिट जो है वहां की यूज करते थे। तो ये जो ख्वाब देख रहे हैं, ये वही वाले ख्वाब देख रहे हैं कि शाह ने जिस तरीके से हिजाब को बैन किया, ना सिर्फ यहाँ पे सख्ती थी हिजाब पे, हिजाब बैन था। अभी कहते हैं ना यहाँ पे कि हिजाब जो है वो जबरदस्ती पहनाया जा रहा है खवातीन को, वहां पे हिजाब बैन था। वो सारे जितने भी लोग हैं, जब इनकलाब आया तो वो सारे लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वो चले गए। अब वहां पे बैठ के, जैसे हमारे मुल्क में पाकिस्तान के अंदर कुछ बरसाती मेंढक पोस्ट मॉडर्निज्म को और रियलिज्म को और प्रैग्मेटिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं ना, ताकि हमारी आवाम, हमारी जनरेशन नई आने वाली पसमानदा हो जाए, उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस ना रहे, वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करे जो यूएस, जिसपे एलजीबीटीक्यू एजेंडाज, एंटी इस्लाम एजेंडाज, इन चीजों के ऊपर काम करे। और बाकी जहां ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं, मतलब जो उनकी तरफ से ह्यूमन राइट्स की आइडियलिज्म होनी चाहिए ईरान के अंदर, वो प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे सिस्टम चेंज हो जाए। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इशू होता है तो कहते हैं नहीं जी, इजाजत ही नहीं देनी चाहिए किसी एस्टेब्लिशमेंट को कि वो ऑर्डर लोग खराब करें। आपको पता नहीं जो गमले थे यूएस कॉन्सुलेट के बाहर, वो आपके टैक्स पेयर मनी के लगे हुए गमले थे। यार मैं, अमान भाई, बड़ा फ्रैंक होकर आपसे बात, मैं परेशान हो गया हूँ। इतना ज़हनी हालत देखिए इनकी, ज़हनी हालत देखिए इनकी। जी 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 जी, यही सवाल यही है कि देखें, या तो ये ऐसी जो वॉइसेस आ रही हैं, या तो बिल्कुल ही उनका मतलब जो फैक्ट चेकिंग, एक विकिपीडिया सर्च ही तो कर ले बंदा यार। दो मौकफ सामने आए थे भाई मेरे, दो मौकफ आए थे। एक कि ये दरिंदे, ये मुल्ले, हमने टीएलपी के साथ डील कर ली है, हमने देवबंदियों के साथ डील कर लिया, अब शियों की बारी है। एक पूरी ये केस बिल्डिंग था, और ये ज्यादा वो करते हैं जो बाहर है, यहाँ बैठ के कोई बकवास नहीं करता। दूसरा जो केस है वो है बड़ा मासूम के, ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लगता है। मैं मासूमों से सिर्फ यही सवाल पूछ रहा था कि यार अगर ये फॉल्स फ्लैग है तो वो 2 साल पहले 9 मई के बारे में क्या ख्याल है? लाइक कोई एक कंसिस्टेंट बायलाइन नहीं मेंटेन कर सकते ये लोग। एब्सोल्युटली। और देखिए इसके अंदर ना डिलिबरेट, मैंने नोटिस किया है, डिलिबरेट सबलाइम इंप्लाइड मैसेजिंग होती है। मीडिया नैरेटिव्स में कंट्रोल की एक टेक्निक ये है कि आप दोनों साइड्स को बुरा बोलें, मतलब आपने बुरा बोला, जो वाज़ेह चीज है उसको भी बुरा बोला कि हाँ ये बुरा है, क्योंकि जाहिर है आपको आवाम की सिंपैथी लेनी है ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी जनरेट हो। आपने बोला कि ये तो बुरा है, चले हमने साइड पे रख दिया उसको। देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट जो चीजें आवाम को नजर आ रही थी ना, क्रेडिबिलिटी जनरेट करने के लिए वो
कहते हैं कि भाई ये तो गलत है, जो चीज लोग शदीद जिसके साथ डिसेंट रखते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करके आगे बुरा बुरा बोल देते हैं। मीडिया के अंदर बाकायदा ही टेक्निक सिखाई जाती है, बीबीसी और सीएनएन और दूसरे चैनल इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो आपने ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया बाय कॉलिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम द सिंपैथीज, मतलब जो अग्रेसर है उसको आपने आइडेंटिफाई करके आवाम की नजर में जो अग्रेसर है उसको आपने आइडेंटिफाई भी कह दिया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो आपका एजेंडा है जिसको आपने बुरा बोलना है, वाकई में जो ग्रे एरिया में चीज फॉल करती है, आपने उसको उठाया और उसके अंदर आपने डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश की और आपने डिलिबरेटली शुरू कर दिया कि ये चीज जो है ना, ये चीज खराब है, ये चीज बुरी है। और बड़ा सबलाइन तरीके से, बड़े बड़े प्यार से इसको जो है वो हमारी यंग जनरेशन के अंदर डाला जा रहा है। एंड आई एम वेरी सैड बीइंग अ पर्सन हु टॉट। मैं 8 साल मैंने पाकिस्तान की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है। मैं ज़ैबिश में 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर था, मैंने लॉ पढ़ाया है वहां पे, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाई, फिलोसफी ऑफ लॉ पढ़ाई, क्रिमिनोलॉजी पढ़ाई है। मैंने ONA लेवल इंस्टीट्यूशन में लॉ पढ़ाया, डिबेट्स पढ़ाई, मैंने मुख्तलिफ सेशंस दिए, हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर गेस्ट सेशंस दिए, SM लॉ कॉलेज के अंदर सेशंस दिए, मैंने मतलब यू नेम इट काफी मैंने एक्सप्लोर किया। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफें कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसा आज तक इंटेलेक्चुअल नहीं देखा अपनी जिंदगी में जो इस तरीके की बातें करे। देखें, डॉक्टर तैमूर रहमान जैसे लोग भी तो है ना लेफ्ट पे, अमार अली जान जैसे लोग भी तो है ना लेफ्ट पे, जिब्रान नासिर जैसे लोग भी तो है ना लेफ्ट पे। भले आपके डिसएग्रीमेंट्स हो, लेकिन इतनी जो मतलब क्लियर चीज है उसको ये लोग जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। और कुछ ही आवाजें हैं जो आई थिंक आती हैं यहाँ से। आई थिंक जनरली मैं एज अब ऑब्वियसली ये बात, क्योंकि इतनी तफसीली गुफ्तगू करना ईरान के बारे में, हालांकि लोग आपसे अपडेट्स चाह रहे होते हैं, वी कैन कम बैक टू दैट टॉपिक, बट जैसे इट्स पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर ऑफ वाई वी आर हियर, हम यहाँ कैसे पहुँचे। मेरी एज ए कंप्लेंट एज ए जैसे जेनेरिक कंजर्वेटिव पाकिस्तानी डिफ़ॉल्ट, लाइक जैसे उसमें जो विटनेस करता था बचपन में भी अपने, कि मैंने ये पाया कि हमने एक सेक्टेरियन आर्ट के अंदर ना, हमने एक दूसरे की कंजर्वेटिव वैल्यूज़ का एहतराम की जो धज्जियाँ बखेरी जा रही होती थी ना लिबरल तबकात से, उसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ पार्टिसिपेट किया। यानी इसने सुन्नी ने शिया के खिलाफ, शिया ने सुन्नी के खिलाफ, चलो इसका मजाक उड़ रहा है ना अभी इसके साथ हो रही है। जब ईरान अभी, हालांकि नॉट रियलाइजिंग कि भाई 72 घंटे बाद तुम्हारी बारी है, फिर वापस उसकी बारी होगी, फिर तुम्हारी बारी। दुश्मन मुसलमान जो है वो बहस कर रहे हैं कि हाथ खोल के नमाज पढ़नी, हाथ बंद करके, और दुश्मन जो है हमारी हाथ काटने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में बात बिल्कुल सच है। और नहीं, इसमें सबसे वो मजे की बात ये है कि यार देखो, ये ईरान का साथ मत दो, वो लोग शी हैं, तो ये या ट्रम्प का साथ दे दो, वो सुन्नी है, या उसका दे दो वो अहले हदीस है, वो नेतन्याहू। ये क्या बात है यार। कुछ आइटम अभी भी आपको नजर आएंगे जो कहेंगे कि ईरान और अमेरिका अभी तक दोस्त हैं। आप देखिएगा कुछ वॉइसेस अभी तक नजर आएंगी आपको जो कहेंगे कि ये नूरा कुश्ती हो रही है। नो द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ इट इज, आई थिंक दैट ईरान को कॉर्नर, देखें ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक सिनिकल सी बात है दैट इजराइल की ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये भी होगी कि वो ईरान को उतना कॉर्नर करे कि ईरान सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिकली कोट एंड कोट इजराइल के एक्सटेंडेड दुश्मनों से लड़ पड़े। दिस मच इज क्लियर कि यूरेशिया को डोमिनेट करने के लिए इजराइल चाहता है। अभी तक जो क्लेम्स भी सामने आए हैं कि शायद अजरबैजान वाला, शायद अरामको फैसिलिटी वाला, शायद तुर्की के ऊपर मिसाइल और काफ़ी और छोटे छोटे इवेंट्स के अंदर पोटेंशियल है कि वो फॉल्स फ्लैग्स थे। बिल्कुल अगेन फॉग ऑफ वॉर है, बट पॉइंट मेरा ये है कि नेट न्यूट्रल के साथ ईरान को ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। ऑब्वियसली रेटरिक के अंदर भी लोग बह जाते हैं एंटी या प्रो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स क्वाइट क्लियर कि समथिंग मोर इज गोइंग ऑन देन जो हमारी आंख में फौरन बात बैठती है। वो बात बिल्कुल सही है। या तो देयर इज अ रीजन व्हाई उन्होंने जब गल्फ को हिट किया उसके बाद गल्फ को रिएक्ट करना पड़ा है। और अगर आप नोट करें, मैंने ये बात स्टार्ट में भी कही थी कि गल्फ को कहीं पे भी हार्ड नहीं हिट किया गया, ज्यादा हिट किया गया। हार्ड कहीं नहीं मारा, हार्ड कहीं नहीं मारा। ये भी बात सही है। आप ये नोटिस करें कि ईरान ने ऐसा नहीं है कि हर किसी को मार दिया, मतलब बगैर देखे। आप देखिए तुर्की के अंदर इन्होंने नहीं किया, अजरबैजान के अंदर उन्होंने नहीं किया, और ओमान के अंदर इन्होंने जो एसेट्स हैं उनको हिट नहीं किया। अच्छा, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, और ईरान ने पहले से बोल दिया था यार आप क्या मुल्क से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके लीडर को आपने जो है वो मार दिया, आप उसको जंग मुसल्लत किए हो। ईरान ने पहले से बोल दिया था अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक में पार्टिसिपेट करता है, अमेरिका को सपोर्ट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, तो हम उसके ऊपर भी रिटेलिएट करेंगे और ये रीजनल वॉर होगी। अब आप नोटिस करें, मैंने खुद भी इसको ट्रैक किया था जाएगी, और मैं कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर भी ये अपडेट्स डालता रहता हूँ, फैक्ट चेक कर सकते हैं आप मुझे। जंग से पहले बहुत सारा एसेट
अब ये जो जॉर्ज फ्लॉयड जो भी आ रहा था, जो आया है, उसके उसके साथ साथ पैरेलल अब्राहम लिंकन और ये जेरल्ड फोर्ड के साथ साथ ये जो इन्होंने मूवमेंट किया है ये जो इन्होंने, यार आजाद बहुत नाजुक सूरत हाल है यार नहीं, इसका गला टी-शर्टें इसका डाल डाल के वो पेपर फोर्स जो है वो टी-शर्टें डाल डाल के जाम कर रही है उसको कि हमें वापस भेजो, और ये बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, लड़के खैर, जान छोड़ना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली खैर मैं बताऊं, देखें सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन तो पहले से ही डिक्लेयर्ड है, वो तो कुछ मतलब वो तो लिहाज उसने किया ही नहीं। इनके अंदर F-35 भी मूव हुए हैं, E-18 सेंट्रीज भी मूव हुई हैं, 28 रिफ्यूलर्स भी जो है वो मूव हुए हैं। आप चेक कर सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी, और हमारे जो पोस्ट हैं वो मौजूद हैं जंग से पहले की भी। तो ये मुल्कों ने, ये बरादर मुसलमान ममालिक जो इजराइल के साथ माशाल्लाह इतने अच्छे ताल्लुकात इन्होंने बनाए ताकि गाजा के बच्चों को और फलस्तीन के बच्चों को हक मिल सके, और 41 मुल्कों की फौज भी बनाई जो कि इन्होंने भेजी गाजा के अंदर आजाद कराने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। और इन्होंने, इनके पास फलस्तीन था काफी टाइम तक, इन्होंने आगे फलस्तीन नहीं दिया क्योंकि जाहिर है वो संभाल के रखना था ग्रो करने के लिए। तो ये जो ब्रादर मुसलमान ममालिक हैं, जो इस्लाम में बड़ा ऑनेस्टली हमें कभी भी नहीं देखना चाहिए, टाइम आगे निकल गया कि शिया सुन्नी पे हम जो है वो करें कोई डिबेट, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ढोंग, और इन्होंने हमेशा एक्सप्लॉइट किए डिफरेंसेस। तो ये जो मुल्क हैं, इन्होंने अमेरिका को जो अड्डे दिए और इन अड्डों से जब अटैक हुए, तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ईरान से कि वो रिटेलिएट नहीं करेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है तो महंगाई, यार बड़ा कन्वीनियंट होता है अमान भाई, बड़ा कन्वीनियंट होता है हक के साथ खड़ा होना जब आपका कोई लॉस ना हो रहा हो। असल तो आपका टेस्ट ऑफ टाइम वो इमैनुअल कांट की है ना, ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल, वो कहता है कि, सॉरी थोड़ी टेक्निकल उस पर चले गए, वो कहता है कि असल में तो गुडविल भी है मोरल वर्थ में, मोरल वैल्यू में, एंड्स इन इटसेल्फ आप देखते हो मोरालिटी को, और इसके अंदर आपकी गुडविल भी है और आपकी ड्यूटी भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका दिल चाह रहा है गरीब को पैसे देने का, आपने दे दिया तो ये मोरल एक्ट हुआ, बल्कि तब आपका ये मोरल वर्दीनेस काउंट करेगा जब आपके पास पैसों की कमी है, या आप उतने पैसे दे रहे हैं जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है सामने वाले को देने के लिए। तो इट्स वेरी इजी टू सपोर्ट समवन इन कन्वीनियंस। लेकिन आप ये मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान में, लेट सपोज मैं कहता हूं कल को इजराइल आ जाता है कि डीन्यूक्लियराइज करो पाकिस्तान को, अमेरिका को भेज देता है यहां, क्योंकि गोल तो उनका है ना, पाकिस्तान तो हदफ है ही, तो कहता है अगर पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करो, और कल को अमेरिका और इजराइल आके आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर देते हैं कि जी आपने डीन्यूक्लियराइज करना है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से कि वो अपने स्ट्रेटेजिक जो जितने भी एसेट्स हैं उनको लेवरेज नहीं करेगा, अपनी नेवल बाउंड्रीज के अंदर वो जो कर सकता है वो नहीं करेगा? क्या किसी मुल्क को फिर हक बनता है कंप्लेन करने का कि हमारे मुल्क में चावल प्राइमरीली पाकिस्तान से ही आते थे, पाकिस्तान और इंडिया से चावल आना बंद हो गए, तो अब भाई मैं क्या खाऊं, मैं तो देखें, ज्यादा मैं कहता हूं तेल लेट सपोज 300 रुपए और बढ़ जाए, लेट सपोज अमान भाई बढ़ जाए 300 रुपए और, सख्त बात है लेकिन लेट्स डू इट, मैं भी पाकिस्तानी हूं, तेल 300 रुपए और बढ़ जाए, क्या ये ज्यादा खतरनाक है कि वक्ती तौर पे तेल 300 रुपए और बढ़ गया, या ये ज्यादा खतरनाक है कि परमानेंटली इसराइल आपके बराबर में आके बैठ जाए? आप मुझे भाईजान, बताएं। मैं इससे ज़्यादा पहले मासूमाना सवाल पूछता हूँ जी जी कि जो तेल ज़ख़ीरे में पहले करके हम रखे हुए थे 28 दिनों का, उसके ऊपर 55 रुपए काहे को, जब अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी नहीं हुआ था? पहले तो ये छोड़ें, अपनी यार दिहाड़ी मैं- बाद में लगाए ना सर, ये सर मुझे जाती वाली बात है। अभी आपने इतनी लंबी चौड़ी लाम गाफ मार दी कि इजराइल आ जाएगा तो वो बलूचिस्तान में बैठ जाएगा, तो ये भाई इधर दिहाड़ीदारों से कैसे हम जान बचाएं अपनी दिहाड़ीबाजों से? ये जो 55 रुपए मार गए हमें, यार, जो यार, अभी तेल ले लें। अभी बंद नहीं हुआ, नहीं ले कब लें, जब लेते हैं, जब सारा स्मगल करते ही हैं, जब आता ही है पहले से, तो सर छोड़े ना सर, अब वो बातें करें जो ये आप तक बातें आप सिंध के अंदर जा तक चल रहा है। ये अरे जो तो छोड़े और ना ले सर, यार। चले और और ले ले यार, लो। उससे मुराद ये है सर, मुराद ये है भाई, मेरे ने बात जो कर दी, इतनी बड़ी आपने बात कर दी, आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि यार देखो, स्ट्रेटेजिक एसेट सबको लेवरेज किया जाता है, तमाम जहाँ से मूवमेंट्स हो रही होती हैं इक्विपमेंट की, उनको चैलेंज किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। और एकदम से बड़े सालों बाद पाकिस्तान के अंदर दानिश्वरों को, ख़ासतौर पर लिबरल दानिश्वरों को, इस्लामी भाइयों का बयानिया याद आ गया। और अभी अमन भाई, सॉरी आपकी बात कट गई, ये बरसाती मेंढक, अमान भाई ये बरसाती मेंढक सेक्टेरियन लाइंस पे भी डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, आप देख लीजिएगा, आएगा ये आगे भी।
ये नेशनलिस्टिक लाइन पे भी डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इनको अभी तक समझ में ही नहीं आ रही कि पाकिस्तानी अवाम जो है ये शिया सुन्नी, आप देखें यार वो क्या कौन है वो लाल मस्जिद के जो कौन है वो मौलाना हाँ जी। साहब कौन है, उन्होंने उन्होंने बोला कि यार ये सपोर्ट हम साथ खड़े में, मुसलमान उम्मा जब जब यूनाइट होती है, जब जब मुसलमान उम्मा यूनाइट होती है, ये बरसाती मेंढक जो है वो आ जाते हैं बाहर कि नहीं पॉलिटिक्स ये मेक्स तो फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज बाय द वे, लाइक लाल मस्जिद वाला मौलवी भी आके सैल्यूट। यार अब मैं क्या बोलूं, मैं अपने बेटे से तो मिलवाऊं, आओ जाए बोल दो, मियां जी, अस्सलाम ये तो बोल वालेकुम। दो। शर्मा रहा है साइड पे बैठा हुआ, अली रजा नाम है इसका। अली अली रजा, रजा आप डरे तो नहीं ना? है, इसको डर तो नहीं लगा? नहीं अंग्रेजी में बात करता है वैसे, नहीं इसको नहीं, इसको अच्छा, नहीं। अंग्रेजी में ये नहीं, तो कह हाँ रहा मैं, ये तो कह रहा है कि देखिए ये कह रहा है मैं सोल्जर बनूंगा और मैं अमेरिका को जो है वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ाई करूंगा। ओ यार यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आपने शैतान बुजुर्ग और शैतान कुछ छोटा शैतान और बड़े शैतान को आपने जी जी जी। जो है वो बचपन से, उर्दू कैसी बल्कि है इनकलाब का इसकी? रीजन भी जो, सॉरी, उर्दू से कमजोर है इसकी भी, छोटू की? उर्दू आती है अली रजा, उर्दू आती है हाँ, बल्कि खैली, अंग्रेजी, हाँ सॉरी, खैली खूबी है अली रजा, खूबी, खूबी। मी बोलता खूबी, शर्मा रहा है यार बता नहीं दीजिए। नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई यार नहीं। बिस्मिल्लाह करेंगे। तो ये इसमें जनाब अब ये बात है कि वहाँ पे एक एक तो इश्कालात में तो वन ऑफ द कंप्लेंट्स जो बनती हैं और लोगों को तनकीद भी थी ईरान के ऊपर कि ईरान ने बहुत डिले किया अपने स्ट्रेटिजिक पेशेंस के तहत। आपको नहीं लगता वहाँ पे क्या थिंकिंग है मैनेजमेंट में, आम आवाम में? एक सेंस ऑफ रिलीफ तो होगा कि अब चलो अब जो हो गया सो हो गया, शुरू हो गई, लेकिन अब पिछले 2.5 सालों में कोई रिग्रेट्स के भी हिजबुल्लाह कमज़ोर हुई, हमारी जमातें हमारी वो कमज़ोर हुई, यमन में कमज़ोर हुए, हमारे स्ट्रेटिजिक एसेट्स हिट हुए, हमारे लीडरशिप में बड़े लॉसेस हुए, यानी वो अब रेट्रो एक्ट अब देखें, क्योंकि अब एक तरह से एक तस्वर ये हमें मिलता है कि अब एक डिसेंट्रलाइज्ड IRGC की कमांड जो है वो लड़ाई लड़ रही है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए। ऑब्वियसली इस बात में कुछ मतलब हकीकत भी है, कुछ इसमें मतलब कुछ ना कुछ तो हायरार्की का तस्वर होगा, लेकिन वो अब जैसे थोड़ा अनब्राइडल्ड जब हमने थोड़ी एग्रेशन देखी है, तो चाहे ग्लोबल सपोर्ट हो, चाहे एक्चुअल वॉर एफर्ट के अंदर कुछ ज़रा प्रेशर बिल्डअप होना हो, तो ये इतना डिले करके करने में अब रजामंद हैं लोग या अभी भी ख्वाहिश थी कि यार ये पहले हो जाना चाहिए था? देखें डिले तो देखें ईरान की हमेशा आप नोटिस करें, इट्स ऑलवेज बिन रिएक्शनरी। आपने 12 दिन की जंग देखी, उसके रिएक्शन के तौर पे इन्होंने जो भी किया वो किया। आप अभी की जंग देख लें, इराक वॉर की जंग देख लें, सद्दाम ने जब जंग मुसल्लत की तो इन्होंने रिएक्शन के तौर पे जो किया वो किया। तो ये इसराइल और अमेरिका और जितना भी वो इन्होंने, ये तो स्टार्ट तो इन्होंने किया ना, और हमेशा पॉलिसी रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा फतह मक्का के अलावा आप देखें ना, कभी भी जो भी उनके ऊपर वो हुआ, इस्लाम इज वी आर सपोज टू रिएक्ट इन सेल्फ डिफेंस जनरली। तो खैर उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता इस्लामिक डिबेट के अंदर, लेकिन बात सारी ये है कि ईरान ने हमेशा एक बोला है भाई आपको अभी हम जो है वो आप हमें छोड़ दो, सही है, हमें आप प्लीज रहने दो, और आपको आना है तो आप आ जाओ। हिजबुल्लाह की जो बात थी, बिल्कुल हिजबुल्लाह के ऊपर भी कमजोरी का दिखाया गया कि कमजोर हुई है अभी, लेकिन आप चेक करें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूं, मेरा अपना व्हाट्सएप चैनल है, मैं उस पर डालता रहता हूं विद एविडेंस। खियाम के अंदर, यौफ बैरक्स के अंदर, मेटूला के अंदर, मनारा के अंदर, मार्गलोट के अंदर, इत्ता के अंदर, बेगा के अंदर, हिजबुल्लाह ने इस वक्त हालत खराब की हुई है वहां पे। अब हिजबुल्लाह कोई प्रॉक्सी नहीं है ईरान की, जस्ट लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर। वो एक ऑर्गेनिकली जो ईरान सॉरी लेबनान का जो जंग था, इसराइल ने जो इन्वेजन की 78 के अंदर, बहरहाल मुझे नहीं याद एग्जैक्टली, लेकिन 78 के अंदर जो इन्वेजन की, उसके रिस्पॉन्स में हिजबुल्लाह बनी है और ईरान ने उसको सपोर्ट किया है। हमास एट द सेम टाइम, हमास कोई प्रॉक्सी नहीं है, या कसाम ब्रिगेड जो है वो कोई प्रॉक्सी नहीं है। दीज आर द ग्रुप्स विच ईरान हैड सपोर्टेड रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस के, वो जो भी लोग कहते हैं कि भाई जो भी कर रहा है। बहरहाल यहां पे आपने देखा कि हिजबुल्लाह ने बाहर आके दिखाया और वो लड़ाई इस वक्त लड़ रहे हैं। इराक के अंदर अल सवारिया, अल बदर, हशदल शाबी और PMU का जो पूरा पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट का जो पूरा अमरेला है, उसमें से सिर्फ एक ग्रुप जो है वो अल सवारिया एंगेज हुआ हुआ है, बाकी सारे ग्रुप्स खामोश हैं। इसके अंदर वो भी ग्रुप्स हैं जो हाइब्रिड हैं, जो शिया ग्रुप्स भी हैं और शिया सुन्नी ग्रुप्स भी हैं। और यमन अभी तक जो है वो प्लान में नहीं है, यमन गेम में नहीं है। अगर यमन हूती आते हैं गेम के अंदर तो वो गेम चेंजर होगा। उन्होंने नाच नचाया अमेरिका को 2 साल तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सॉरी बाबल मंदब के अंदर, रेड सी के अंदर, वो अभी तक खामोश बैठे हैं। तो देखिए ये जो तासुर फैलाया जाता है कि ईरान की जो
कोट अनकोट प्रॉक्सीज, ये प्रॉक्सीज नहीं है, तो बेचारे ग्रुप्स हैं जो अपने ग्राउंड पे अपने जो मजालिम अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं इनके ऊपर, उससे लड़ रहे हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, आपका नजर आ रहा है कि ये आ गए हैं, और ईरान ने देर नहीं लगाई रिएक्ट करने में। आधे घंटे के अंदर जो लड़के बैठे हुए हैं उन्होंने लोड करके चलाना शुरू। अभी लोग कहते हैं एयर लॉन्चर खत्म हो गए इनके, और नहीं, ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल 2.5 साल के स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूँ। अभी तो बहुत बहुत स्विफ्ट रिस्पांस था, जिसकी वजह से यकीन हो गया था लोगों को कि खamenei साहब शहीद हो गए हैं, और वो एक रिस्पांस के तौर पे कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये कि वो 2.5 साल जब 7 अक्टूबर होता है और उसके बाद फिर इतने मौके आते हैं टू इंगेज इन अ डायरेक्ट प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट इसराइल के साथ, जब उनके एलाइज प्रॉक्सीज जो भी आप नाम देना चाहें, मुख्तलिफ जिस तरह आपने जिक्र किया जमातें और ग्रो और रीजनल पावर्स जो हैं वो उनके जो हमायती हैं ईरान की है, ईरान उनका हमायती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा आपकी बात दुरुस्त है कि साउथ लेबनान में जो लड़ाई लड़ी जा रही है वहाँ हिजबुल्लाह टका के लड़ रही है, लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रेंथ में, उसके नंबर्स में, उसके एसेट्स में फ़र्क तो आया है, यानी काफ़ी सीरियसली हिट तो हुई है उसके रैंक एंड फाइल। तो जैसे हर सब्सिक्वेंट अटैक, असैसिनेशन, टॉप लीडरशिप की जहाँ जहाँ जिन जिन जमातों की आपने बातें की हैं, उनको विटनेस करने के बावजूद ईरान की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा था, वो नुकसानदेह नहीं साबित हुई थोड़ी सी कुछ एतबारात से देखा जाए? ये मेरा सवाल है। देखिए, ईरान पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इस कासिम सुलेमानी जो जनरल इनका जो अमेरिका ने न्यूट्रलाइज किए, अब उस पर अगर रिस्पांस नहीं दिया ईरान ने, बिला वजह थोड़ी पूरी आवाम को जंग के अंदर लेके चले जाएंगे किसी की। जाहिर है इनका अपना जनरल, यार कोई वो होता तो कोई और होता तो मैं बोलता, इनके अपने मुल्क का जनरल जब मारा गया और उसके लिए नहीं इन्होंने अटैक किया। इट हैज नेवर बीन अबाउट अटैकिंग इन द फर्स्ट प्लेस। और जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह के अंदर जो भी हुआ, आपने देखा कि यहाँ पे भी जो इस्माइल हानिये थे वो उनकी शहादत यहाँ पे हुई। और बिल्कुल सारे ग्रुप्स की तरफ से, मैं आपको अगर बात बताऊं तो सारे ग्रुप्स की तरफ से ये रजामंदी थी कि भाई अभी नहीं करना, जो करना है अभी नहीं करना, अभी वेट करना है। और आपको अगर ये डायनामिक्स नजर आए यहाँ पे भी, ऐसा नहीं है कि ईरान ने सबको एंगेज कर दिया, ये खुद से कर रहे हैं जो कर रहे हैं, यमनी हूतियों से बड़ी प्लीज करके, बड़ी रिक्वेस्ट करके, क्योंकि ये ग्रुप्स भी इन्वॉल्व नहीं होते। 12 दिन की जंग में ये ग्रुप्स इन्वॉल्व नहीं हुए थे। हिजबुल्लाह जिसको समझा जा रहा था कि खत्म हो गई है, 12 दिन की जंग में कहां थी आप मुझे बताएं? ये जो इराक के अंदर ग्रुप थे वो कहां थे? ये तो क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई को पर्सनली ये ग्रुप्स जो है वो पसंद करते हैं, तो वो डायरेक्टली जो है वो इस तरीके से निकल आए हैं। तो आई थिंक देरी उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि इट हैज नेवर बीन अबाउट वन पर्सनैलिटी और वन पर्सन। न्यूक्लियर साइंटिस्ट हमेशा से ईरान के असैसिनेट होते रहे हैं, बड़े बड़े कमांडर्स इनके जो है वो उन्होंने जाहिर है ये तो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जनरल कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन हो या डमेस्कस में जो एम्बेसी थी उस पर बॉम्बिंग हो, इनके बाद ये तो एक्ट्स ऑफ वॉर हैं। इनके बाद जैसे अलामती हमले या अलामती स्ट्राइक्स करना, शायद वो स्लिपरी स्लोप नहीं बन गई कि डेटरेंस नहीं कायम हुआ और अब ईरान के खिलाफ इतनी बड़ी एस्केलेशन कर दी गई है? ये आपकी बात सही है, मैं भी यही फील करता हूँ कि यार एटलीस्ट ये जो हसन नसरुल्लाह इस्माइल हानिये जब वाकया सारा हो रहा था, बड़े वाकया आपको उसी वक्त बिल्कुल बिल्कुल बड़े वाकया थे। लेकिन देखें अमान साहब, ये सिर्फ यहाँ पे एक सेंटिमेंट भी तो होता है ना, जिसपे अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अंदर की भी बात बताता हूँ थोड़ी सी, यहाँ की आवाम की। यहाँ पे भी कुछ बरसाती मेंढक हैं जो पाए जाते हैं, वो थोड़े ज्यादा तादाद में आपको नजर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बड़े सालों से यहाँ पे माशाल्लाह से बड़ा इफेक्टिव जो है वो काम किया हुआ है यूएस और इजराइल ने। और जब तक अवामी सेंटिमेंट साथ नहीं होता ना ईरान के अंदर का, तब तक, और किसी भी मुल्क में जब तक अवामी सेंटिमेंट जंग के हक में नहीं होता ना, तब तक आप जंग नहीं जीत सकते। ये आप चाहे अमेरिका क्यों ना हो, ये देख लें, अल्लाह की तरफ से या जो भी है, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, वियतनाम के अंदर, ये हमेशा शिकस्ती खाते रहे। क्योंकि और अपने मुल्क के ऊपर जब आपके ऊपर अटैक होने वाला है, जब अमेरिका तो चले, उसके मुल्क के ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा ना, वो तो वहां बैठा हुआ है। आपके अपने मुल्क के ऊपर जब बम गिरने वाले हैं तो अवामी सेंटिमेंट होना जरूरी है, क्योंकि फिर अगर आपने जंग कर ली और आपके ऊपर बम गिरेंगे तो आवाम क्या करेगी? आवाम के आपके खिलाफ उठ जाएगी कि यार उस फलाना बंदे के लिए तुमने हमारे ऊपर बम गिरा दिया, और प्रोपेगेंडा होगा यहाँ पे। तो इसीलिए इन्होंने कासिम सुलेमानी के लिए भी इन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, खामोश, कोई बात नहीं। जब आया वक्त, जाहिर है जब अवाम को बिल्कुल ये जो अटैक किया उन्होंने 12 दिन की जंग में भी उन्होंने जब अटैक किया, तो अवाम, जाहिर है अवाम फेल्ट के उनके ऊपर अग्रेशन हो रही है, फॉरेन अग्रेशन हो रही है। तब ईरान ने अपने आप को मोबिलाइज किया। जब अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ने इतना बड़ा जो किया है काम, उसके बाद उनको जाहिर है अवाम
साथ है तो सपोर्ट मिल रहा है, वरना ईरान सस्टेन नहीं कर सकता विदाउट इट्स पीपल बीइंग इन सपोर्ट ऑफ द वॉर. इट्स एन आइडियोलॉजिकल स्टेट. ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की, और ये पहले दिन ही जब मुझे खबर पहली मिली, जब अमेरिका ने फैलाई कि, और फिर ईरानियों का रिस्पांस भी देखने को मिला कि सैयद अली ख़ामेनी जो हैं वो असैसिनेट हो गए हैं, वो शहीद करा दिए गए हैं, तो मैं देखने लगा, मैंने कहा यार ये तो गेम उस तरह की लगती है कि उन्होंने अपने आप को पेश किया, क्योंकि वो कौम को समझते हुए, क्योंकि जो Yes. मैं आपको बताऊं, जी मुझे अभी कुछ लोगों ने बताया, सॉरी यार आपकी बात करके, मैं नहीं, जज्बात में जो है ना, मेरी आदत बड़ी खराब है. इन्होंने आयतुल्लाह खामनेई ने पहले से, और उन्होंने ये नहीं कि मैं असैसिनेट हो जाऊं तो ऐसा करना, उन्होंने कहा जो भी हो, जैसा भी हो, अगर कम्युनिकेशन चैनल भी टूटते हैं, ऑफिशियल्स को, सीनियर कमांडर्स को बुलाया और बोला कि ये पॉलिसी है आपकी कि जो अटैक करेगा आपने उसको रिटेलिएट करना है, टारगेट्स क्या क्या होंगे, किस जगह आपने पॉलिसी एज ए स्ट्रेटेजिक पॉलिसी आपने करना है, सारी चीजें जो है कमांडर्स को बता दी थी. और जो प्रोपेगेंडा किया, जो भी बकवास ईरान के हवाले से बोली गई कि यहाँ पे जो भी हो रहा है, वो सब उस बंदे ने, मैं कहता हूँ, अपने खून से जो है ना वो सारी एक्यूजेशन साफ कर दी. डिवाइड करने के चक्कर में सिर्फ अवाम को हमने जो डिफरेंसेस फैलाए अपने बीच में, इसके अंदर कोई रिलीजन की बात नहीं है. ये हक और बातिल की जंग में कोई शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान भी नहीं होता, मैं तो कहता हूँ क्रिश्चियन भी नहीं होता. इंसानियत की बात है यार. किसी एक मुल्क के अंदर जब एक सिस्टम के अंदर आपने इस तरीके से इतने सालों तक मुसल्लत की हुई है जंग, तो आई थिंक आयतुल्लाह खामनेई किसी बंकर के अंदर, जैसे वो कुछ लोग कहते हैं ना बंकर के अंदर थे, कोई बंकर के अंदर नहीं थे, कंपाउंड में अपने घर वालों के साथ थे. हाँ, लीडर्स उनसे मिलने आए हुए थे, कुछ शामखानी आए हुए थे वहां से, पाकपुर जो कमांडर थे वो आए हुए थे मिलने. तो बड़ा जो वाकया हुआ, बहुत बहुत मेरे ख्याल में बड़ा खतरनाक वाकया था. और सिर्फ ये अटैक की शिद्दत तो आपको नजर आ रही है, लेकिन अटैक्स पहले से खामनेई साहब ने पहले से कह दिया था कि रीजनल वॉर होगी. इट वॉज अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव. अगर मेरे ख्याल में आयतुल्लाह खामनेई को शहीद नहीं भी किया जाता, तो भी मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है, तो भी मेरा पर्सनल मानना है कि आपको बाहर हाल रिस्पॉन्स नजर आता, इतनी शिद्दत के साथ शायद नजर नहीं आता. वो तो जोश में अभी जो लॉक इन रोड करके जो जोश में कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इतना शिद्दत में नजर नहीं आता, लेकिन बहरहाल रिस्पॉन्स तब भी रीजनल लेवल पे ही नजर आता मेरे ख्याल में. नहीं, वो तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक जैसे अब शिद्दत भी हमने देखी, और उसका वो 72 घंटे का हमने देखा, और उसमें सब ने, आई थिंक सऊदी अरेबिया ने भी सरप्राइजिंगली, और गल्फ ममालिक में भी जनरली आजिज़ी दिखाई उस मामले में, कि देखो वो भी अमेरिका को खैरबाद कहना चाह रहे हैं, उनकी एयर बेसेस ऑल. देखें, इफ़ यू ट्रेस इसका DNA बैक टू द वॉर ऑन टेरर टाइम्स, और उससे पहले सोवियत जिहाद के टाइम्स में भी जो डिपार्चर होता है सलफ़ी जिहादियों का गल्फ स्टेट से, वो इसी बात पे होता है सामने कि तुम लोग यहाँ पे अमेरिकन क्यों लेके आ रहे हो. लाइक इफ यू ट्रेस दिस ऑल द वे बैक टू सदाम एंड ईरान इराक वॉर, वो सारे मसाइल. सो उनका जो पूरा एक्सचेंज था, अभी इस वक्त अमेरिका की प्रैक्टिकली इकोनॉमी जो है वो उस बबल पे चल रही है, जो सिलिकॉन वैली में गल्फ से पैसा पंप इन हो रहा है, जो पेट्रो डॉलर पंप इन होता है. वरना कौन मतलब ABC स्टार्टअप 1 2 3 मतलब अजीब, मतलब पता नहीं कौन से प्रोग्राम चलाई जा रहे हैं, कौन से वो सिलिकॉन वैली में वो शाहकार बना रहे हैं. तो इन्वेस्टमेंट इतनी भारी लेवल पे प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, स्टॉक के अंदर, कमोडिटी के अंदर, और ख़ास तौर पे क्रिप्टो और IT इंडस्ट्री के अंदर वो गल्फ से उठा रहे हैं. तो उन्हें उस एक्सचेंज के अंदर, और गल्फ सर देखें बराह रास्त वेपन खरीदता है, इजराइल को दान दिए जाते हैं, तोहफे दिए जाते हैं. आप बात को समझे ना. तो वो इस सब के अंदर ना मेरी बस एक सिनिकल सी राय है कि इजराइल जैसे है सबसे अपना अपना काम ले रहा है. इवन ईरान जब जिस तरह हमला कर रहा है गल्फ के ऊपर, गल्फ का भी कमज़ोर हो जाना, क्या ये एहसास होता है ईरान में लोगों को, अगर गल्फ कमज़ोर हो जाए इजराइल के सामने, तो इजराइल यहाँ दीमक की तरह फैल जाएगा. क्या इसके बारे में कोई मतलब जैसे ख्वाहिश या कोई राय मतलब आती है? बड़ी अमान भाई, बड़ी माजरत के साथ, मुझे नहीं लगता कि गल्फ स्टेट जो है वो इजराइल को रोक के बैठे हुए. मुझे लग रहा है बहुत सारे we're not even नहीं खुदा we're not operating on that assumption, but we are neither operating on the assumption कि वो buddies हैं. They are not buddies. They are इजराइल उनको सबऑर्डिनेट करना चाहता है. आप फर्क को समझे. देखिए बात आपकी सही है किसी हद तक. कुछ तो बडीज हैं, UAE जैसे क्लियरली यार. अरे UAE तो मुल्क नहीं यार, कंट्रीज यार नहीं यार, ये फैमिली बिजनेस की बात ना करो यार. आर्गुमेंट सही है, आपका आर्गुमेंट सही है कि दे आर नॉट बडीज, बट एट द सेम टाइम ये जो देखें, इन बादशाहों को भी तो रियलाइज करना चाहिए ना कि दे नीड नॉट कॉम्प्रोमाइज. भले खत्म हो जाए यार, मतलब कौन सी इतनी बड़ी मजबूरी है कि आप जो है अपने आप को इस पोजीशन में डाल रहे हो कि आप अमेरिका की डिक्टेशन पे चलोगे. मुझे नहीं लगता आजादी की कोई कॉस्ट, आजादी मतलब मुझे कोई 1 अरब रुपए दे कि तुमने जिंदगी मेरे हिसाब से गुजारनी है और जो करना है मुझसे पूछ के करना है, मैं कभी भी नहीं लूंगा 1 अरब रुपए यार. मतलब ये कैसी मजबूरी है. आप छोड़ देना फिर तो आपने फिर एज अ नेशन स्टेट अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं. कौम का कलेक्टिव तो नहीं है ना इस चीज में कि आप किसी कैपेबिलिटीज के ऊपर इन्होंने काम नहीं किया.
अमेरिका के ऊपर रिलाई करना पड़ा। लेकिन अभी तक तो ये वाजे हो जाना चाहिए था अमान भाई, जो जब दोस्ती हो गई थी सारे ममालिक की, अभी तक वाजे हो जाना चाहिए था कि यार भगाओ इनको यहाँ से। व्हाई डोंट वी क्रिएट आवर ओन कोलिशन, लेट्स मेक आवर ओन कोलिशन, अपना एक ग्रुप बनाते हैं अच्छा सा, ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, व्हाई नॉट हैव आवर ओन ग्रुप। इतना अच्छा हो जाएगा यार, पाकिस्तान के अंदर तेल भी कम हो सस्ता हो जाएगा। आइडियली देखिए, आइडियल कंडीशंस में ये बात दुरुस्त है, बट द वे द पॉलिटिक्स इज प्लेड आउट, वॉर ऑन टेरर के ज़माने में जब ईरान और अमेरिकन एलाई था इराक और अफगानिस्तान के अंदर, द आइडिया ऑफ द बुगी मैन ऑफ ईरान वो अच्छा बेचा है अमेरिका ने गल्फ अच्छा, को। मैं यू अच्छा हैव यार, टू आपने एडमिट बड़े दिस। आपने बड़े चुपके से बड़ी एक बात करती है उसको मैं, देखिए इराक के अंदर मैं इसके ऊपर बड़ा डिबेट कर सकता हूँ। ऑपरेशन टिम्बर सिकर मोर कैंप पर जा सकते हैं, ऑपरेशन जो फ्यूरी, जो मुझे एक बात का जवाब देते हैं, मैं खामोश हो जाऊंगा। भले मैं कहता हूँ ईरान ने बोला कि हाँ चलो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, होने तो चले, हो सकता है थोड़ी बहुत पीछे से हो सकता है फोन भी कर दिया हो कि यहाँ जो भी है मुझे नहीं पता। ये ऑपरेशन जो किया पूरा सद्दाम के खिलाफ, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ था, चले मुझे ये बताते। नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा दैट द गल्फ अरब्स वर इन्वॉल्व्ड। नहीं यार ये देखो ना, ये इसको मैं नहीं, अब बात आप मेरी बात अर्ज सुने। मैं आपको सिर्फ उनका ये भाई पर्सपेक्टिव। सऊदी अरेबिया है जिसका बेस प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो अभी ईरान के खिलाफ यूज हो रहा है, वो उस वक्त इराक के खिलाफ यूज हो मैं रहा है। आपको सिर्फ इसका नहीं, आप देखें ईरान से पहले बड़ा बुगीमैन उन्होंने इराक बेचा 2003 तक। इराक के कोलैप्स के बाद अगले 20 साल की आप गिनती में बता रहा हूँ, मैं आपसे डिनाई नहीं कर रहा ये बात, अगले 20 साल की गिनती में ईरान अगला बुगीमैन था, बुगीमैन था। सो गल्फ अरब्स की मैं आई एम नॉट सिंपथाइजिंग विद देम। मैंने आज कर लिया हुआ यार, मैंने नहीं जाना वहाँ पे, मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैंने आज भी किया हुआ, उमरा भी किया हुआ है, मैं मतलब, और मैंने नहीं जाके दुबई में जाके वो दुबई चॉकलेट खानी है जो भी, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि यार मैंने नहीं शाम के शो में मैंने विजन 2030 के बारे में कलावी नहीं पढ़ना यहाँ पे, जिस तरह हमारे कुछ हसन निसार साहब वगैरह पढ़ते रहते हैं ना कि वो वाह क्या विजन है नियो। तो पॉइंट इज कि इट्स क्वाइट क्लियर कि गल्फ अरब्स का पैरानोया भी तो देखें ना। लाइक आपने एक आइडियलिस्टिक बात की कि कैसे इंसान ऐसी गुलामी में रह सकता है, दुनिया में रहते हैं, सब रहते हैं, प्रैक्टिकली ऑल स्टेट्स किसी न किसी बड़े पोल के यरगमाली होते हैं। मैं आइडियलिस्टिक नहीं हूँ यार, मैं देखें, आई एम नॉट एन आइडियलिस्ट, बट एट द सेम टाइम थिंग्स कैन नॉट चेंज इन द वर्ल्ड इफ यू आर नॉट एन आइडियलिस्ट। ओनली आइडियलिस्ट्स हैव चेंज्ड द वर्ल्ड, रियलिस्ट्स हैव नॉट चेंज्ड द वर्ल्ड, कंस्ट्रक्टिविस्ट्स हैव नॉट चेंज्ड द वर्ल्ड, लिबरल्स हैव नॉट चेंज्ड द वर्ल्ड। ये आइडियलिस्ट ही हैं जिन्होंने दुनिया को चेंज किया है, क्योंकि आप जब तक ख्वाब नहीं देखेंगे ना, और यही हमारी जनरेशन को यही पढ़ाया जाता है आजकल के मेंढक बरसाती मेंढकों की तरफ से कि दुनिया ऐसे ही काम करती है, झूठ बोलो, डकैती करो, चोरी करो, खामोश बैठे रहो, दुनिया ऐसी चलती है। तो ये आई थिंक ये नहीं देना चाहिए। देखिए वी कैन भरोसा होना चाहिए कि वी कैन डू दिस, हम कर सकते हैं, व्हाई कांट वी डू दिस। हो सकता है यार हम साथ आ जाए, कोई फड्डा थोड़ी, ये जितना भी फड्डा क्रिएट किया हुआ है, न्यू इंपीरियल फड्डा जितना भी आया हुआ है, ये सारा अमेरिका और इसराइल और इनके दोस्तों की तरफ से आया है। सऊदी अरब और ईरान का कभी फड्डा होना बनता नहीं था यार। वो कहते हैं रेवोल्यूशन हमारे लिए थ्रेट है, कि इस्लामी रेवोल्यूशन वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनकलाब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए थ्रेट है। यार ये कैसी अजीब सी बातें हैं। एक माइनॉरिटी वो चले ठीक है, मान लिया थ्रेट था बादशाह के लिए, उनके जो भी अपने अंदर जो बादशाह निजाम बैठा हुआ है उसके अंदर भी एक खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो हमारे लोग भी उठ खड़े हो। लेकिन यहाँ पे मेरी ग्रीवेंसेस विदाउट एनी, और टर्की इस काम में बड़ा अच्छा रहा। टर्की हैज बीन, देखिए उनके ताल्लुकात इजराइल के साथ जो भी अच्छे रहे हों, बुरे जो भी अच्छे रहे हों, जो भी रिलेशनशिप हो, एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं इस चीज में हमेशा से सेंसिबल रहा है कि यार हमने मुसलमान दुनिया के अंदर कोई केओस नहीं मचाना, कोई दरार नहीं डालनी। अभी तो मुल्कों को आप मतलब हो जाना चाहिए था, रियलाइज कर लेना चाहिए था। अभी भी मौका है अमान भाई, अभी भी मौका है कि ये इनको कहें। अभी तक तो पहुंच गई ना बात वहां तक कि ये एक्सक्यूज है इनके पास, दे हैव एन एक्सक्यूज टू से कि भाई अमेरिका साहब हमसे नहीं हो रहा, यहाँ बहुत बमबारी हो रही है, खुदा हाफिज, आप अपने घर जाएं, हम पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर अलायंस कर रहे हैं, हम यहाँ रीजन के अंदर बैठेंगे सुकून से, आप अपने रीजन में सुकून से बैठो। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि इसराइल के लिए ये चीज खतरनाक है जी, सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा। अमेरिका की ख्वाहिश यही है कि वो खित्ते से रिमूव हो जाए, निकल जाए, सुकून करे, बाकी वो अपना नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सिक्योर कर ले, ग्रीनलैंड सिक्योर कर ले। जी वो मनरो डॉक्ट्रिन नहीं वाली जो डॉनरो डॉक्ट्रिन है इनकी, डोनाल्ड डॉक्ट्रिन जो है, वो उसके तहत वो कर ले। और इसमें आपने बड़ी खूबसूरत बात की और मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये सिर्फ गल्फ में और मुसलमान ममालिक में इत्तेहाद नहीं बल्कि यूरेशियन लैंड मैस के अंदर इत्तेहाद होना पड़ेगा, क्योंकि हमें
वरना इटर्नल जंग के अंदर इसराइल और हिंदुस्तान जो है वो झोंक देंगे। 2 बड़े नोड्स बन Yes. चुके हुए हैं, इसराइल और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी, Yes, ये आग लगा absolutely. के हम सारे खित्ते को हमें जंग में झोंक देंगे और हमें यूरेशिया को यूनाइट करना। देखे ना, हमारे मगरबी दुनिया के अंदर भी तो बुनियादी ताल्लुकात हैं, नॉर्थ अफ्रीका के, मिडल ईस्ट के, साउथ एशिया के, बिल्कुल सही बात है। और वो हमारे पे बिल्कुल सही डिपेंडेंट है, हम उन पे डिपेंडेंट है। कहीं अनाज आता है, कहीं से मजदूरी आती है, कहीं से कुछ आता है, कहीं से कुछ आता है। सो हमें वाज़ेह है कि जर्मनी, फ्रांस वगैरह भी अपने आप को रिकन्सिडर कर रहे हैं इस पूरी गेम के अंदर। यूरोजोन वांट्स टू क्विट, नेटो वांट्स टू क्विट व्हाटएवर अमेरिका का विजन ऑफ एम्पायर वाज। इजराइल बड़ा नोड है यहाँ पे खतरे का, यूएई बड़ा खतरे का नोड है, इंडिया बड़ा खतरे का नोड है, और कुछ लेवल पे ये जापान, साउथ कोरिया, और बाय वेरी लार्ज एक्सटेंशन ये ऑस्ट्रेलिया और यूके। फ्रांस और जर्मनी क्लियरली ये रेसल आउट करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो इस उम्मीद पे, इस पॉजिटिव नोट पे हम खत्म करते हैं इस गुफ्तगू को, वरना आज रोजा आपके Sorry साथ यार, इफ्तार करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ तो डिबेट जो है वो हाँ जी। ईरान से लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। अरे हकीकत यही है ना यार, आपसे बराह रास्त आपके वो चैनल पे और आपके व्हाट्सएप पे लोग देख लेंगे। मैं आपसे वो आंकड़े पूछना शुरू कर दूं कि मुझे बताएं कि 2 के 10 के 3 बम, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बहुत यानी अच्छा यार है, वो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आप खुद बात बराह ऐसी होनी रास्त चाहिए। करते हैं आप। थैंक यू मोहम्मद जान साहब। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सर। भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। मेरी कोई बात बुरी लगी हो या कोई ऐसा आपको फील हुआ हो तो मुझे माजरत कर दीजिएगा। मुझे जो है वो आपको, मुझे पता है कि यार जाहिर है एक वहां पे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा सेंटिमेंट होता होगा कि यार तेल महंगा हो गया है और जाहिर परेशानी है, लेकिन यार नहीं, वो क्या करें यार, उसका रुख औरंगजेब साहब की तरफ है, बेफिक्र रहें आप। ओके।